वेलकम। मैं शेख मुदस्सिर रशीद, आप देख रहे हैं सरकार एक्सप्रेस। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है एडवोकेट शेख शफीक साहब, जो MIM बीड जिला सदर है। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि MIM का बीड में सूरत हाल क्या है और इसको लेकर उनके पास से एक्शन प्लान क्या है। शफीक भाई, सबसे पहले तो मैं जब किसी से भी मिलता हूँ तो सबसे पहले मैं उनसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि वो जिस चीज़ में है तो उनका क्या उस चीज़ से पहले फैमिली बैकग्राउंड था। जैसा कि आप पॉलिटिक्स में है तो आपका पॉलिटिक्स को लेकर क्या फैमिली बैकग्राउंड है या आपने खुद पॉलिटिक्स ज्वाइन की? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं सरकार एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल के हमारे सिराज साहब और आज आप मेरा जो इंटरव्यू ले रहे हैं मुदस्सिर साहब, आप दोनों का मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके ज़रिए मुझे लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। आपने जो सवाल किया कि मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है क्या, तो मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मैं एक आम फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे वालिद मोहतरम मरहूम साले मोहम्मद साहब ये नायब तहसीलदार थे। मेरी दोनों बहनें जो हैं तो जिला परिषद में टीचर है। मैं भी LLB हूँ, B.Ed हूँ और तालीम याफ्ता। फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं। तो आपका तो एजुकेटेड है, आप लॉयर है, तो लॉयर के साथ साथ फिर आप MIM में कैसा ज्वाइन हुआ? देख, पहले मैं यहाँ पर 2000 में मैं मरहूम गोपीनाथ मुंडे साहब के साथ यहाँ पर काम किया भारतीय जनता पार्टी में। उनके विचार बोल के नहीं, लेकिन गोपीनाथ मुंडे साहब इस शख्सियत के साथ हम जुड़े थे और वहाँ पर लोकल लेवल पे कुछ पॉलिटिकल हमारे जो इख्तिलाफात थे उसके वजह से हमने भारतीय जनता पार्टी उस वक्त ज्वाइन की थी। 2009 में मैं यदत क्षीरसागर इनके क़यादत में राष्ट्रवादी कांग्रेस में मैं आया और वहाँ पर 10 से 11 साल काम किया। अब दोनों पार्टी का मुझे अनुभव आया। भारतीय जनता पार्टी तो आप उसके मंसूबे आप देख रहे हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ भी काम किया, आज उसके भी मंसूबे आप देख रहे हैं। 10 साल मैं यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में काम किया, लेकिन जहाँ मैं काम कर रहा था वहाँ मेरा दम घुट रहा था कि मैं मेरे समाज के लिए मैंने कुछ करना चाहिए और मेरे माशरे के लिए कुछ करना चाहिए। जहाँ से ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था वहाँ पर ये लोग जो है तो सेक्युलरिज्म का बुर्का पहनकर जो है तो माइनॉरिटी को धोखा दे रहे हैं। माइनॉरिटी के नाम पर तो ये लोग वोट ले रहे थे, लेकिन माइनॉरिटी को रिफंड कुछ नहीं कर रहे थे। तो मैंने ये फैसला किया कि भाई मैं MIM ज्वाइन करूँ और मैंने MIM 2019 में ज्वाइन किया। तो जब से आपने MIM ज्वाइन किए, उससे पहले भी बीड डिस्ट्रिक्ट के अंदर MIM थी, तो जब से लेकर आप अभी तक, जब से आप जिला सदर बने, तो MIM के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिले आपको? पहले भी यहाँ पर MIM थी, आज भी है और इंशाल्लाह कल भी रहेंगे। पोस्ट आते हैं, लोग बदल जाते हैं, कल कुछ और होता है। पिछले बार जो हुआ, कुछ जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे उन्होंने भी ताकत से यहाँ पर काम किया, मजलिस को बढ़ाने का काम किया। उसके बाद उन लोगों के पास से आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब और फिरोज लारा साहब, इन तमाम लोगों ने मुझ पर एतमाद जताया, मुझे विधानसभा का टिकट दिया और ज़िला सदर भी यहाँ पर बनाया ताकि मैं मजलिस को और ताकत से आगे लेके जाऊँ। तो आपके पास मजबूत को अभी बीड डिस्ट्रिक्ट के अंदर मजबूत करने के लिए आपके पास क्या प्लान है? देखिए, मेरा एक्शन प्लान ये है कि मैं संगठन में मुझे अनुभव है तो मैं सबसे पहले यहाँ पर संगठन मजबूत करना चाहूँगा। अगर संगठन मजबूत होती है तो हम कोई भी चुनाव यहाँ पर ताकत से लड़ सकते हैं। संगठन अगर बनी तो वो यानी ग्राम पंचायत लेवल से पंचायत समिति, जिला परिषद, अगर शहर में आ गए आप तो महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत और इस तरीके से वार्ड वाइज और गांव वाइज जब हम संगठन तैयार करेंगे तो संगठन के वजह से हमारे नुमाइंदे चुन कर आएंगे, क्योंकि संगठन अगर मजबूत होगी तो हम चुनाव मजबूती से लड़ सकते हैं। ये तो बातें थी कि बीड डिस्ट्रिक्ट में MIM को लेकर, आपके पर्सनल लेकर। आज आप परली दौरे पर है और परली का जो अभी लोग अलग अलग पार्टीज के लोग MIM में ज्वाइन किए, तो ये लोग जैसा कि दूसरे पार्टीज के लोग ज्वाइन होते वैसा ज्वाइन हो गए, या आपने इनको जो MIM का अफराद व मकासिद है MIM के लेकर, जो MIM का गोल और अचीवमेंट है, ये सब चीज़ें समझा कर इनको MIM में ज्वाइन कराया? यहाँ पर जो परली में मेरे साथ आज जुड़े हैं नगर सेवक शरीफ भाई, अकबर भाई, जहीर भाई, सिराज भाई और उनके तमाम यहाँ पर साथी जो जुड़े हैं, तो इन्हों यहाँ पर राष्ट्रवादी में काम कर रहे थे, जहीर भाई कांग्रेस में काम कर रहे थे, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज में ये लोग काम कर रहे थे।
जब इनके समझ में आया कि भाई हम यहाँ पर इतने दिनों से काम कर रहे हैं लेकिन पार्टी हमारे माशरे की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, माशरे के काम नहीं कर रही है, वार्ड के काम नहीं कर रही है, लोग के रोज़मर्रा के ज़िंदगी में आने वाले जो मसाइल है उसे पूरा नहीं कर पा रही है, तो फिर हम पार्टी में रह के हमारा क्या फ़ायदा है। तो ये उन्होंने सोचा कि भाई जहाँ हम काम कर रहे हैं अगर वहाँ से हमारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेरा जा रहा है, जबकि हम इस पार्टी को खून से हमारे सींच रहे हैं, उसे ताकत दे रहे हैं, तो वो लोग हमारे ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे। तो इसके लिए नाराज़ होकर यहाँ की जो क़यादत है, चाहे वो धनंजय मुंडे साहब जो अभी पालक मंत्री है उनके ऊपर नाराज़ होकर, बल्दिया के जो भी नेता है उनके ऊपर नाराज़ होकर ये लोग जो है तो मजलिस में उन्होंने प्रवेश किया। ये लोगों ने मजलिस में प्रवेश किया। तो अभी यहाँ से कुछ दिनों के बाद 8 या 9 महीने के बाद परली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस भी है, तो क्या आप मजलिस के कुछ उम्मीदवार को यहाँ पर उतारेंगे? बिल्कुल उतारेंगे साहब, लोकतंत्र है, चुनाव तो लड़ना चाहिए। चुनाव लड़ने के बाद ही आपकी ताकत क्या है ये पता चलता है। मजलिस पहले यहाँ पर थी, चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन अब यहाँ पर पूरे ताकत से हम चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर अभी जो 32 सीटें हैं तो 32 सीट लड़ना है। अभी कितने होते मुझे बताया गया कि 41 सीट होने वाली है, तो हम यहाँ पर पूरी ताकत से मजलिस की ओर से इलेक्शन हम लड़ेंगे। अब 41 सीट्स जो मजलिस के यहाँ पर अभी इसके परली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बनने वाली है, अभी तो 33 या 34 है कुछ, तो अब कितने सीट उतारेंगे यहाँ पर? अभी तो पहले हम संगठन का काम करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, शहर के लोगों के मसले मसाइल को छुड़वाने की मजलिस के माध्यम से हम कोशिश करेंगे। जब हम लोगों का दिल जीतेंगे हमारे काम के माध्यम से, तो जब हमें हमारी ताकत कितनी है ये समझ में आएगी, तो उस वक्त हम आंकड़े में बता सकते हैं कि हमको कितने सीट लड़ने हैं। अभी तो हम पूरी ताकत से पूरी बल्दियाँ लड़ने के मूड में हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हमारी जो भी ताकत है उसकी जो ताकत है उसको मद्देनजर रखते हैं हम आज तो डिक्लेयर नहीं कर सकते कितने लड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हम फिगर यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। ये तो फिगर डिक्लेयर करने होंगे। आप इलेक्शंस के लिए कॉन्टेस्ट जब आप करेंगे तो किन मुद्दों को लेकर उस चीज़ों को लोगों के सामने, किन मुद्दों को हल करके इलेक्शन में आप कॉन्टेस्ट करेंगे? बल्दिया के अंदर अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर हुकूमत है। महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी के नाम पर ये लोग हुकूमत में हिस्सेदार है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत होने के बावजूद भी आज परली का हाल क्या है। इसके पहले भी यहाँ पर पंकजा मुंडे ताई पालक मंत्री थी, उन्होंने मिनिस्टर थे यहाँ पर। उसके बाद धनंजय मुंडे साहब भी मिनिस्टर है। तो इन्हों लोग सत्ता में होने के बावजूद भी परली के हालात जो है तो बदले नहीं है, उसकी कोई शक्ल सूरत बदली नहीं है। आने वाले वक्त में ये शक्ल सूरत बदलने का काम विकास के माध्यम से मजलिस करेगी। आज रोज़मर्रा के जो भी बुनियादी मसले हैं जो लोगों के, उसे छुड़वाने का काम, चाहे वो रास्ता, पानी, बिजली, ये जो चीज़ें हैं रोज़मर्रा के ज़िंदगी में लोगों की, इसके ऊपर हम जो है तो कंसंट्रेशन करेंगे, उसके ऊपर हम काम करेंगे, उसके ऊपर मेहनत करेंगे। लोगों के जो भी मसाइल है उसको हल करने की कोशिश करेंगे, और हल करने के बाद हम लोगों के अंदर वोट मांगने के लिए जाएंगे। जैसा कि मजलिस का स्टेट लेवल पर भी जब खासदार का इलेक्शन था तब वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ अलायंस था। फिर विधानसभा में जब अलायंस टूटा तो मजलिस के कुछ जो सीट थे पहले के वो नहीं निकल पाई। तो क्या परली लेवल पे जब इलेक्शन होंगे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, तो वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ क्या आपका अलायंस होगा? जब लोकसभा के चुनाव थे तो वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ जमायम का जो है तो आघाड़ी थी। उसके बाद कुछ नाइत्तेफाकी की वजह से विधानसभा में ये आघाड़ी हो नहीं पाई। लेकिन आघाड़ी होना नहीं होना ये मैं नहीं तय कर सकता, ये हमारे महाराष्ट्र के नेता अली जनाब खासदार इम्तियाज जलील साहब, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब और मराठवाड़ा प्रमुख फिरोज लाला साहब, ये महाराष्ट्र लेवल पे तय करेंगे कि भाई आघाड़ी के बारे में जो ये तो हर इंसान चाहता है, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम कैंडिडेट उतारेंगे, तो हर जो थर्ड इंसान है वो चाहता है कि मैं भी नगर सेवक बनूं, मैं भी युवा नेता बनूं। लेकिन क्या एमआईएम यहाँ पर जब टिकट उतारेंगी तो एजुकेटेड लोगों को यहाँ पर क्या जगह देंगी? जैसा कि औरंगाबाद में भी देखते हैं हम कि शारिक नक्शबंदी साहब को एमआईएम ने बी डिस्ट्रिक्ट का वहाँ का एमआईएम ने औरंगाबाद का सदर बनाया उनको। जैसा एजुकेटेड पर्सनैलिटीज औरंगाबाद वगैरह या हैदराबाद में भी है, तो एजुकेटेड कॉर्पोरेटर्स है, तो क्या आप यहाँ पर जगह देंगे एजुकेटेड लोगों को? तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। राजकारण में अच्छे लोगों ने आना चाहिए, एजुकेटेड लोगों ने आना चाहिए। अगर एजुकेटेड लोग आए तो
उनका एक नॉलेज होता है और वो नॉलेज का इस्तेमाल करके लोगों की जो बुनियादी मसाइल है वो अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते। जो प्रशासन है, शासन है, उनके आंखों के आंख में डालकर उनसे बात कर सकते हैं और मसाइल को वो छुड़वा के ले सकते हैं। इसके लिए एजुकेटेड जैसा हैदराबाद हो या औरंगाबाद हो या किसी भी जगह पर मजलिस पहले एजुकेशन देखती है, उसके बाद कैंडिडेट का जो है तो इंतखाब करती है। अब जैसा कि हर जगह देखने में आया, औरंगाबाद हो या औरंगाबाद तो नहीं, नांदेड़ हो या बीड़ हो, तो हर जगह एमआईएम के 2 ग्रुप्स बनते हैं। तो ये ग्रुप्स बनने की वजह? देखिए, जब घर बड़ा होता है तो थोड़ा सा भाई भाई भी अलग अलग रहने की कोशिश करते हैं। तो गट तट तो ये हर जगह होता है, लेकिन जब मौका आता है, जब काम करने का एक वक्त होता है, टाइम होता है, तो हर एक आदमी अंदर के इख्तिलाफात को, गट तट को छोड़कर यहाँ पर काम करता है। और मजलिस की खासियत ये है कि चाहे नीचे कितने भी गट तट हो जाओ, बाज़ पार्टी में ये उसका कार्यकर्ता, वो उसका कार्यकर्ता, ये इसका आदमी, वो इसका आदमी, लेकिन मजलिस एक ऐसी पार्टी है कि मजलिस का आदमी ये बोल सकता है कि मैं मजलिस का हूँ और मैं असद साहब का हूँ। इसके लिए गट तट छोटे मोटे पैमाने पे नीचे हो सकते हैं, थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन ये वक्त के ऊपर है। अच्छा, ये तो गट्स तो होते हैं, मगर इलेक्शन के टाइम पे आप लोग एक मजबूत होकर काम करते हैं। तो जैसा अभी बिहार इलेक्शन भी हो गई, बिहार इलेक्शन में 5 सीटें एमआईएम को आ गई अभी, तो इसके अंदर जो अभी चर्चा चढ़ी सोशल मीडिया पे कि वारिस पठान साहब को इससे दूर क्यों रखा गया था इलेक्शन से लेकर? नहीं, वारिस पठान साहब को बिहार इलेक्शन से दूर नहीं रखा गया। उनके कुछ वैयक्तिक प्रॉब्लम थे, इसके लिए वो वहाँ पर आ नहीं सके। वो स्टार प्रचारक है, वो मजलिस का एक खंदा सिपाही है और वो प्रवक्ता है। वो भी महाराष्ट्र लेवल के नहीं, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है। तो उनके कुछ खुद के मसले होने की वजह से वहाँ नहीं पहुँच सकते। अब परली के अंदर एमआईएम का काम मजबूत करना है, तो इसको लेकर आप, एक आखिरी सवाल है मेरा कि आप वो परली के नौजवानों को लेकर क्या ऐसे आपका जो क्या बोलेंगे गोल्स क्या है परली को लेकर? देखिए, चुनाव तो होते रहेंगे, लेकिन हमारा जो पहला टारगेट है कि हमारे नौजवानों ने तालीम लेनी चाहिए। तालीम अगर लिए हमको हर चीज़ें आसान हो सकती है। जैसे आपने मुझे पहले पूछा कि भाई एजुकेशन के लाइन से आप जो लोगों को टिकट देना चाहते हैं, आप उनका एजुकेशन, तो हम लोगों को पहले ये कहते हैं कि आप पहले आपका एजुकेशन पूरा कीजिए, उसके बाद पॉलिटिक्स में आइए। जज़ाकल्लाह शफीक भाई, आपने आपका वक्त दिया। ये थे हमारे साथ एडवोकेट शफीक भाव, जो बीड़ जिला सदर है एमआईएम के, और भाव के नाम से भी बहुत चर्चित में रहते हैं। जज़ाकल्लाह, आपने वक्त दिया। मैं शेख मुदस्सिर, कैमरा पर्सन शेख अबूतल्लाह के साथ, सरकार एक्सप्रेस परली।